आप कब आप टेस्ट कराएं, कैसे सिम्टम्स नजर आए तो टेस्ट कराएं। तो लाल पैथ लैब्स के सीएमडी डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ इस समय हैं। डॉक्टर लाल, किस तरह के लक्षण दिखाई दें तो लोगों को टेस्ट कराने जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े नॉर्मल सिम्टम्स भी होते हैं। क्या पहले दिन ही खांसी जुकाम हो जाए तो चले जाएं या कुछ दिन वॉच करके? ये जो सिम्टम्स इसके स्टार्ट होते हैं ये एक सोर थ्रोट से होते हैं, जो ड्राई कफ जैसे होती है ना, सूखी खांसी जी। तो सूखी खांसी से ये स्टार्ट होता है और वो 3-4 दिन तक ये सिम्टम रहते हैं। उसके बाद ये नीचे चली जाती है लंग्स की तरफ और फिर लंग्स में से फिर बलगम आनी बाद में शुरू होती है। पर ये तो जिस इंसान को ड्राई हैकिंग कफ हो और उसके बाद जो लंग्स के सिम्टम्स हो और छाती में सांस आने की प्रॉब्लम हो, छाती में दर्द हो रही हो, तो उसको फटाफट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करानी चाहिए और वो वहाँ पे पूरी उनके इंतजाम है जिससे इनका वायरस का टेस्ट हो सकता है। नहीं, लेकिन ये जो नॉर्मल फ्लू होता है उससे कितने अलग होते हैं इसके लक्षण? हाँ, तो नॉर्मल फ्लू में क्या होता है कि आपको बलगम भी आनी शुरू हो जाती है, आपका जो नाक है वो भी चल रहा है, तो ये इसमें नहीं होता। इसमें पहले आपको ड्राई कफ होती है, ड्राई खांसी आती है और उसके 3-4 दिन के बाद जो लंग्स की जो डिटेरियोरेशन होती है छाती की, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। ये फ्लू वाला फिर वो लंग की सिम्टम्स नहीं रहते, ये आपको छाती में सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है, छाती में सांस लेने में दर्द हो सकती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा इस वक्त पूरा बीमार है। तो क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में अभी टेस्ट हो रहे हैं, अभी प्राइवेट में नहीं हो रहे हैं? जी हाँ, अभी सरकार ने ये जान के, क्योंकि ये स्वाइन फ्लू के टाइम 2009 में जब बहुत ही फैल गया था, तब सारों को इन्वॉल्व करा था। हम लोग भी उस स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग कर सकते थे और कर रहे थे। और इस वक्त ये सरकार ने ये अपने पास ही रखा है। जो इनकी मेन लैब है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, NIV, और 10 और लैब्स हैं सरकार की जहाँ पे ये टेस्ट हो रहे हैं। जी। तो लेकिन डॉक्टर लाल, हम देखते हैं कि चाहे नतीजा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, एक बार और टेस्ट करवाया जाता है, दूसरी बार भी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ये नया वायरस है, जानकारी कम है इसे लेकर? हाँ, ये नया वायरस या पुराना वायरस तो अब इस वक्त किसी को नहीं पता चलेगा, पर जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं कि जिस वक्त बंदे को ड्राई हैकिंग कफ हो, उसके बाद छाती में उसको प्रॉब्लम आए, उसको जाके अपनी जांच करानी चाहिए। तो ये उसमें जांच में ये आ जाएगा और अगर उसकी जांच के सिम्टम्स में नेगेटिव आता है तो उसको फिर भी 48 घंटे के बाद एक बार फिर टेस्ट कराना चाहिए। 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि ये रियली नेगेटिव है। अच्छा, तो एहतियात के तौर पर ऐसा करना हो। आपने सिम्टम्स सुन लिए हैं और ये अप्लाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाल इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये सिम्टम्स की बात हुई, जांच की बात हुई, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जुड़ रही हैं, जिनसे हम और जानकारी लेते हैं। क्योंकि सौम्या जी, सबको भारत में ये डर है कि इतने दिनों तक बचे रहे, चीन के साथ बाउंड्री हम शेयर करते हैं, क्या हमने इतने दिनों से कुछ सही किया था जिसकी वजह से भारत अभी तक कम से कम सेफ रहा? लेकिन अब जब पहला मामला आ गया है तो कितनी तेजी से बढ़ता है ये वायरस? जी, नमस्कार। मेरे ख्याल से भारत ने बिल्कुल ठीक किया जो शुरू में उन्होंने सर्वेलेंस किया था, एंट्री स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स वगैरह पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और बाकी लोग चीन से वापस आए, उन सबको स्क्रीनिंग किया, क्वारंटीन में रखा। उसमें से कुछ पेशेंट्स मिले भी जो 3 केरला में थे और वो ठीक हो गए। अब जो है ये एपिडेमिक एक दूसरे फेज में चला गया है। शुरू में तो सारे केसेस चीन से और ज़्यादातर वो वुहान से आ रहे थे, और अब जो स्थिति है वो ऐसे है कि ये वायरस फैल गई है और कम से कम 75 देशों में आज 1 या अधिक उसके केसेस हैं। तो इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। जो एंट्री स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ उन देशों में से नहीं जहाँ से हमें मालूम है कि बहुत लोग आ रहे हैं, बट आई थिंक सबका करना ठीक है और उनसे पूछना ठीक है कि बुखार है, खांसी, कहाँ से वो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। और हमारी कम्युनिटी सर्वेलेंस, मतलब भारत के अंदर जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, हमारे नेटवर्क्स बने हुए हैं पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस के लिए, उनको भी अब इस्तेमाल करके
कोई भी ऐसे सस्पिशियस क्लस्टर ऑफ केसेस कहीं दिखे तो वहां जाके जांच करनी चाहिए। जी, अमूमन हम देखते हैं सौम्या जी की जो वायरस होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग तापमान होता है जिसमें थ्राइव करते हैं, या फिर ह्यूमिडिटी की कंडीशंस होती हैं वैसी। तो भारत के इस समय के तापमान को देखते हुए और गर्मी की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, क्या उन चीजों का असर कोरोना वायरस को लेकर कुछ ये स्पष्ट हुआ है अभी तक कि किस तरह के टेम्परेचर में, किस तरह के एनवायरमेंट में ज्यादा बढ़ता है? अभी ये स्पष्ट नहीं है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये नया वायरस है। सिर्फ 2 महीने हुए हैं हमें विश्व को इस वायरस के बारे में पता लगने का जी। परंतु ये जो फैमिली ऑफ वायरसेस कोरोना वायरसेस हैं, इसमें कम से कम 6 और ऐसे वायरसेस हैं जो मानव को इन्फेक्ट करती हैं। उसमें से 4 ऐसे हैं जो सिर्फ एक साधारण कोल्ड एंड कॉफ, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, और बाकी 2 जो थोड़ी सीरियस वायरसेस हैं, एक सार्स की बीमारी और एक मर्स की बीमारी, तो उसी फैमिली की ये नए वायरस है। बट इसका अभी ये कहना थोड़ा रिस्की है कि गर्म जगह में, ह्यूमिड और हॉट एनवायरनमेंट में ये नहीं आगे बढ़ेगा। आई थिंक हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए कि शायद ये बढ़ेगा आगे, और अगर ऐसे निकले कि ये वायरस गर्मी में नहीं इतना फैलता है तो वो हमारे लिए एक बोनस होगा। बट हमें वो मान के नहीं चढ़ना चाहिए कि ये गर्मी में ठीक हो जाएगा और हम लोग अभी शांत हो जाएं। तो हमें प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरी करना चाहिए। जी, जो रिसर्च इस पर चल रही है, कुछ एक टाइम फ्रेम है कि मतलब लोग क्या समझे? अभी तो सब डर रहे हैं कि प्रिवेंशन, उसी से आप एक बच सकते हैं इससे, लेकिन इसके क्योर की अगर हम बात करें, इलाज की बात करें, तो हम किस लेवल पर, किस स्तर पर हम उसे समझें अभी? पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को थोड़ा हम रीअश्योरेंस देना चाहिए हमें, कि लोग ज़्यादा ना घबराएं, पैनिक ना हो, क्योंकि ये एक और वायरस है, क्योंकि नया है इसलिए सब लोग घबरा रहे हैं। बट वैसे आप जैसे कॉमन कोल्ड, हमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है, उस तरह का ही है। 80% ऑफ पीपल में जुकाम होता है, पता भी नहीं चलता है। तो रिसर्च की आपने जो बात कही, अभी मैं उसी मीटिंग में से निकली हूँ जहाँ पे हम लोग पूरे विश्व के यहाँ पे वैज्ञानिक आए हुए हैं जिनेवा में, और हम ये बात कर रहे हैं कि डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन और ट्रीटमेंट, इन तीनों पे कैसे हम लोग मिल के इसमें आगे जल्दी से आगे बढ़ाएं। तो डायग्नोस्टिक्स तो अभी है, कुछ चल रहा है अभी, और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट है उसके लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। कुछ एंटीवायरल्स ऐसी हैं जिनको हो सकता है इस वायरस में भी असर हो, बट जब तक वो क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होंगी उसमें पक्की तरह से हम नहीं कह सकते हैं। और वैक्सीन में तो और भी टाइम लगेगा, अभी तो बड़े अर्ली स्टेज पे आया है, अभी तो ह्यूमन बींग्स में ट्रायल होगी, तो कम से कम 1.5-2 साल की हम लोग सोच रहे हैं वैक्सीन का। तो ट्रीटमेंट्स उससे पहले पता लगेगा, कुछ 1-2 महीने में कुछ आइडिया होने लगेगा, बट तब तक कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस के लिए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट ही है, और ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ पैरासिटामॉल वगैरह अगर बुखार हो जाए, जो अस्पताल में एडमिट होते हैं, जिनको निमोनिया हो जाता है या सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, उनको बाकी जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं आईसीयू में, ऐसे पेशेंट्स को वैसे उनकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। पर एक आखिरी सवाल वो ये कि डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैल रहा है ज्यादा, या लोग इसीलिए ज्यादा डरते हैं क्योंकि पता चलता है कि अगर आप कितनी दूरी पे आ रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति से, एक इन्फेक्टेड इंसान से, तो आपको ज्यादा खतरा है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, तो इसलिए अगर हम 3 फुट के अंदर किसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, या एक ही कमरे में उनके साथ बैठे हों, या सरफेसेस के ऊपर जो ये वायरस ये कुछ टाइम के लिए रह सकता है, तो जैसे इससे पहले भी सत्येंद्र जैन जी भी कह रहे थे और भी कह रहे थे कि जो जहाँ पे आम लोग होते हैं वहाँ पे हम सरफेसेस टच करते हैं, तो हमें हाथ साबुन से धोना चाहिए या अल्कोहल रब यूज़ करना चाहिए, और हाथ को मुंह और आंख के ऊपर छूने में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये हाथ से ज़्यादा फैलता है। जहाँ पे हम लोग हाथ लगाते हैं और फिर अपने ऊपर हाथ लगा लेते हैं, उस तरह से फैलता है, या किसी से बहुत पास में हम लोग कांटेक्ट में हो 3-4 फुट के अंदर, उससे फैलता है। बट ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, तो ये नहीं है कि हम खांस रहे हैं और फिर सारी मोहल्ले में वो फैल जाए, उस तरह का नहीं है। तो क्लोज कांटेक्ट की ज़रूरत है। आपके आश्वासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों में डर ना हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ बचें लोग, ये उससे भी बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया सौम्या स्वामीनाथन जी, जो कि जिनीवा से इस समय हमारे साथ आज तक पर जुड़ रही थी।